हेलो टू ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है कि हमारा बायोलॉजी का पोर्शन चल रहा था पादप कार्य की फर्स्ट, जिसका हमने पहला लेसन कंप्लीट किया था कल, जिसका नाम था पादप जल संबंध। ठीक है, तो पादप कार्यकी का सेकंड लेसन आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण, ये पादप कार्य की फर्स्ट का सेकंड लेसन है और हमारे बायोलॉजी का सिक्स्थ लेसन है। ठीक है बच्चों, तो पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण चैप्टर शुरू करेंगे हम जल की कुछ ब्रीफ नॉलेज के साथ। जल की कुछ ब्रीफ नॉलेज के साथ। तो जल जो है वो जीवित कोशिका का, प्रत्येक जीवित कोशिका का प्रमुख घटक होता है। जितनी भी लिविंग सेल्स है या जितनी भी जीवित कोशिका है, उनका प्रमुख घटक कौन है? जल है। और प्रत्येक जीव की जो समस्त जैविक क्रिया है, उनके लिए भी जल अत्यंत आवश्यक होता है। अब पेड़ पौधों को जल की, खनिज लवणों की, अनेक कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो गैस, खनिज लवण और अनेक कार्बनिक पदार्थ किसमें घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। किन में घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। तो इन पदार्थों का अवशोषण व वितरण भी, खनिज लवणों का, अनेक कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण व वितरण भी पेड़ पौधे किसके माध्यम से करते हैं? जलीय विलयन के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं? जलीय विलयन के रूप में करते हैं। अब पेड़ पौधों को जो जल की आपूर्ति है, पेड़ पौधों को जो जल की आपूर्ति है, वो किसके माध्यम से पूरी होती है? मृदा जल के माध्यम से। किसके माध्यम से? मृदा जल के माध्यम से। और मृदा जल का प्रमुख स्रोत कौन सा है? वर्षा। मृदा जल का प्रमुख स्रोत क्या है? वर्षा। अब यहाँ टॉपिक आया मृदा जल। मृदा जल क्या है? तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम समझते हैं जल के प्रकार। जल कितने प्रकार का होता है? तो मेनली जल दो प्रकार का होता है, अपवाहित जल और मृदा जल। अपवाहित जल और मृदा जल। तो अपवाहित जल क्या होता है? तो जब तेज बारिश होती है या तेज वर्षा होती है, तो जो जल भूमि की सतह से बहकर, जो जल भूमि की सतह से बहकर समुद्र में, तालाब में या पोखर में चला जाता है, और जो पेड़ पौधों के लिए काम उपलब्ध नहीं होता या उपयोग में नहीं आता, उस जल को हम क्या बोलते हैं? अपवाहित जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवाहित जल, जो कि उपलब्ध नहीं होता किसको? पेड़ पौधों को। दूसरे प्रकार का जल होता है मृदा जल। कौन सा जल? मृदा जल। तो जब धीमी गति से बारिश होती है या धीमी बारिश होती है, तो मृदा के द्वारा या मिट्टी के द्वारा जल को क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। जल को अवशोषित किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। उस जल को हम क्या बोलते हैं? मृदा जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृदा जल। अब मृदा जल भी कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का, गुरुत्वीय जल, केशिकीय जल और आर्द्रताग्राही जल। मृदा जल भी कितने प्रकार का हो गया? तीन प्रकार का, गुरुत्वीय जल, केशिकीय जल, आर्द्रताग्राही जल। इसमें से जो केशिकीय जल है, मृदा जल में जो केशिकीय जल है, वो ही प्रमुख रूप से पादपों को उपलब्ध होता है। तो ये केशिकीय जल क्या होता है? केशिकीय जल बोल देते हैं इसको, केशिका जल भी बोलते हैं। तो ये केशिकीय जल क्या होता है? तो मृदा के कणों के रिक्त स्थानों में, मृदा के जो कण हैं उनके मध्य में जो रिक्त स्थान है, उन रिक्त स्थानों में जो जल के अणु होते हैं, जो जल के अणु होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? केशिकीय जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केशिकीय जल। तो मेनली पेड़ पौधे कौन से जल का अवशोषण करते हैं? केशिकीय जल का। केशिकीय जल का। कौन से जल का? केशिकीय जल का। ठीक है। इसके अलावा मृदा की जो जल संग्रह करने की क्षमता होती है, मृदा की जो जल संग्रह करने की या जल को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जल धारण क्षमता। क्या बोलते हैं? जल धारण क्षमता। और इसको हम भूमि क्षमता भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है पौधों में जल अवशोषण करने वाले अंग, कि पेड़ पौधों में कौन कौन से ऐसे अंग होते हैं जो जल अवशोषण का कार्य करते हैं। तो जो थैलोफाइट होते हैं, जो निम्न श्रेणी के पेड़ पौधे होते हैं, जैसे शैवाल और कवक, उनमें कोई विशिष्ट अंग नहीं होता जल अवशोषण करने का। तो उन पादप शरीर की जो पूरी सतह है, उनकी संपूर्ण सतह ही किसका कार्य करती है? जल अवशोषण का कार्य करती है। ऐसे ही ब्रायोफाइट्स में एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय, ब्रायोफाइट्स में एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय मूल जैसी संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मूलाभास बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? मूलाभास बोलते हैं, जो किसका कार्य करती है? जल अवशोषण का कार्य करती है। इसके अलावा लाइकेन
लाइकेन में विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है जिनको हम क्या बोलते हैं, राइजीन्स। क्या बोलते हैं, राइजीन्स, जिनके माध्यम से जल अवशोषण का कार्य संपादित होता है। इसके अलावा टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म जिसको हम अनावर्त बीजी बोलते हैं, और एंजियोस्पर्म जिसको हम आवर्त बीजी बोलते हैं, जो कुछ विकसित प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं उनमें पूर्ण विकसित मूल तंत्र पाया जाता है। पूर्ण विकसित मूल तंत्र या जड़ तंत्र पाया जाता है जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा जल अवशोषण का कार्य संपादित किया जाता है। तो जो अब हम पढ़ते हैं मूल तंत्र के बारे में, मूल या जड़ के बारे में। तो मूल या जड़ के दो प्रमुख भाग होते हैं, दो प्रमुख भाग होते हैं। पहला है तरुण क्षेत्र और दूसरा है परिपक्वन क्षेत्र। मूल तंत्र जो कि विशिष्ट संरचना होती है किसमें पाई जाती है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। इनमें सुविकसित मूल तंत्र पाया जाता है जिनके द्वारा जल अवशोषण का कार्य किया जाता है। तो मूल तंत्र या जो मूल है उनको हम दो प्रमुख भागों में बांटते हैं। पहला है तरुण क्षेत्र और दूसरा है परिपक्वन क्षेत्र। इसमें से जो तरुण क्षेत्र है वो ही प्रमुख रूप से जल अवशोषण का कार्य करता है। किसी भी जड़ का या मूल के दो भाग होते हैं, तरुण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। उसमें से जल अवशोषण का प्रमुख रूप से जो कार्य संपादित करता है वो कौन सा भाग है, तरुण क्षेत्र है। कौन सा है, तरुण क्षेत्र है। परिपक्वन क्षेत्र क्यों नहीं करता, क्योंकि परिपक्वन क्षेत्र की कोशिकाओं में काष्ठाभन और सुबेरिनीकरण, कौन सा, काष्ठाभन, काष्ठाभन को हम बोलते हैं लिग्निफिकेशन, अर्थात परिपक्वन क्षेत्र की जो कोशिका होती है उन कोशिकाओं में लिग्निन पदार्थ का निक्षेपण हो जाता है। लिग्निन पदार्थ का निक्षेपण हो जाता है या सुबेरिन पदार्थ का, कौन से पदार्थ का, सुबेरिन पदार्थ का, जिसको सुबेरिन पदार्थ का निक्षेपण हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुबेरिनीकरण। क्या बोलते हैं, सुबेरिनीकरण। इन पदार्थों के निक्षेपण की वजह से वो कोशिकाएं जल के लिए क्या हो जाती है, अपारगम्य हो जाती है, जल के लिए अपारगम्य हो जाती है। इस वजह से जो जड़ का या मूल का जो परिपक्वन क्षेत्र है वो जल अवशोषण में अपनी भागीदारी नहीं निभाता। तो जल अवशोषण का प्रमुख रूप से कार्य जड़ का कौन सा भाग कर रहा है, तरुण क्षेत्र कर रहा है। कौन सा कर रहा है, तरुण क्षेत्र। तो अब हम डीपली किसको पढ़ेंगे, मूल के या जड़ के तरुण क्षेत्र को, जिसको हमने 4-5 भागों में डिवाइड किया है। जिसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया है, 5 भागों में। तो हम डीपली पढ़ेंगे किसको, तरुण क्षेत्र को। ठीक है, अब हम डीपली पढ़ते हैं मूल के तरुण क्षेत्र को, मूल के तरुण क्षेत्र को। तो मूल का जो तरुण क्षेत्र है उसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया है, 5 भागों में। मूल गोप, मूल शीर्ष, धैर्यवर्ती क्षेत्र, मूल रोम क्षेत्र और परिपक्वन या प्रौढ़ क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं मूल गोप क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में, मूल गोप क्षेत्र के बारे में। तो इस डायग्राम में देखो आप, मूल गोप जो क्षेत्र होता है वो मूल के शीर्ष भाग पर होता है। जो मूल का जो शीर्ष भाग है, शीर्षस्थ भाग है, वो कौन सा है, मूल गोप क्षेत्र है। कौन सा, मूल गोप क्षेत्र। तो मूल गोप क्षेत्र क्या काम करता है, तो मूल की जो वृद्धिकारी क्षेत्र होता है, मूल का जो विभाजनशील क्षेत्र होता है या वृद्धिकारी क्षेत्र होता है, उसको एक रक्षात्मक आवरण प्रदान करने का कार्य कौन करता है, मूल गोप करता है। कौन करता है, मूल गोप। या हम कहें कि जो मूल का विभाजनशील जो क्षेत्र है उसको मिट्टी की रगड़ से बचाने का कार्य कौन करता है, मूल गोप करता है। कौन करता है, मूल गोप। तो मूल गोप के बाद फिर कौन सा क्षेत्र आता है, मूल शीर्ष। कौन सा क्षेत्र, मूल शीर्ष क्षेत्र। इस क्षेत्र की कोशिकाएं विभजोत की प्रकार की होती है। कैसी होती है, विभजोत की। अब विभजोत की आपने पढ़ा था 11वीं क्लास में। तो मूल जो शीर्ष है उसकी कोशिकाएं कैसी हैं, विभजोत की प्रकार की। अर्थात मूल शीर्ष क्षेत्र की कोशिकाओं में किसकी क्षमता पाई जाती है, विभाजन की क्षमता पाई जाती है। किसकी क्षमता पाई जाती है, विभाजन की। अर्थात ये विभाजनशील कोशिकाएं होती हैं और ये लगातार विभाजित होकर मूल की वृद्धि में सहायक होती है। ठीक है, अब मूल शीर्ष के बाद कौन सा भाग आता है, धैर्य वृद्धि क्षेत्र। कौन सा, धैर्य वृद्धि क्षेत्र। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये जड़ की लंबाई में वृद्धि के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, किसकी, धैर्य वृद्धि क्षेत्र की जो कोशिकाएं होती हैं वो लगातार विभाजित होती रहती हैं और किसकी लंबाई में वृद्धि करती है, जड़ की लंबाई में वृद्धि करती है। इसके बाद कौन सा क्षेत्र आता है, मूल रोम क्षेत्र, जो कि मूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है और जल अवशोषण का प्रमुख रूप से कार्य भी कौन करता है, मूल रोम क्षेत्र करता है। कौन करता है, मूल रोम क्षेत्र करता है। ठीक है, तो जो मूल
क्षेत्र होता है वहां की कोशिकाएं अतिवृद्धि कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? अतिवृद्धि, मतलब बाहर की तरफ वृद्धि कर लेती है। और किसका निर्माण करती है? मूल रोम का निर्माण करती है। तो मूल रोम क्षेत्र में हजारों क्या पाए जाते हैं? मूल रोम पाए जाते हैं, जो किसका कार्य करते हैं? जल अवशोषण का कार्य करते हैं। ये जो मूल रोम होते हैं ये एक कोशिकीय संरचना होती है, और ये मूल रोम जो है वो मिट्टी के कणों में अंदर, जो मिट्टी के रिक्त स्थान है उनमें अंदर एंटर हो जाते हैं और वहां से जल अवशोषण का कार्य करते हैं। इस वजह से इस मूल रोम क्षेत्र को हम जल अवशोषण क्षेत्र भी कहते हैं। तो जल अवशोषण का जो कार्य है जड़ों के द्वारा, वो प्रमुख रूप से तरुण क्षेत्र का कौन सा भाग करता है? मूल रोम भाग करता है, या मूल रोम क्षेत्र करता है। ठीक है। अब मूल रोम क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र आ गया? वही परिपक्वन क्षेत्र आ गया। परिपक्वन क्षेत्र जल अवशोषण का कार्य न के बराबर करता है, या बहुत ही कम करता है। क्यों? कारण मैंने अभी बताया था आपको। कारण है क्योंकि यहाँ की कोशिकाओं में, परिपक्वन क्षेत्र की कोशिकाओं में सुबेरिनीकरण हो जाता है और काष्ठाभन हो जाता है, मतलब लिग्निफिकेशन हो जाता है। लिग्निन और सुबेरिन पदार्थों का इनकी कोशिकाओं पर निक्षेपण हो जाता है। इस वजह से ये कोशिकाएं जल के लिए क्या हो जाती है? अपारगम्य हो जाती है। तो ये था पेड़ पौधों के वो अंग जो जल अवशोषण का कार्य करते हैं। ठीक है। तो मेनली जल अवशोषण का कार्य कौन कर रहा है? मूल रोम क्षेत्र कर रहा है। कौन कर रहा है? मूल रोम क्षेत्र। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको जो ये पढ़ाया गया है वो अपने घर रेगुलर पढ़ते रहो, वीडियो देखते रहो, और इसकी जो सॉफ्ट कॉपी आपको व्हाट्सएप पे सेंड की जा रही है उनको आपकी नोटबुक में उतारते रहो, कॉपी करते रहो। ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए घर पे रहो और सुरक्षित रहो।